हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी वो पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या है। उसके लिए सपोज मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने पानी रखा है और इस वाटर का जो टेम्परेचर फर्स्ट है वो है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। अब इसी बीकर का जिसमें जो पानी है वही पानी का टेम्परेचर मुझे राइज करना है, बढ़ाना है, और मुझे वो 31 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर बढ़ाना है, मीन्स यहाँ पे देखने जाओ तो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना किया हमने 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे इसको क्या देना होगा, कुछ हीट देनी होगी, बर्नर ऑन करना होगा। मैं यहाँ से उसको क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। वो हीट है वो है डेल्टा क्यू। जो मैंने उसको हीट दी है वो है डेल्टा क्यू। तो जो हीट पर टेम्परेचर है इसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी, जिसका सिंबल है वो है कैपिटल एस। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, हीट कैपेसिटी इज द amount of heat required to change the temperature by 1 degree, means either 1 degree Celsius और 1 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस दोनों में क्या होगा, सेम होगा। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। देखो न्यूमरेटर में क्या है, हीट, और हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। डिनोमिनेटर में क्या है, टेम्परेचर। ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ, दैट्स वाई केल्विन इनवर्स। लेकिन यही बात दूसरे तरीके से समझते हैं। और हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में रखा है मैंने फिर से वाटर, लेकिन अब जो वाटर है वो है 1 kg, मीन्स अब मैं अमाउंट फिक्स कर रहा हूँ, वो है सपोज 1 kg। और इनिशियली इसका टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरी कंडीशन, एक बड़ा बीकर है, इसमें भी मैंने रखा है फ्लूइड मेरा सेम है, सब्सटेंस मेरा सेम है, वाटर ही। लेकिन अब जो मास है मेरा वो है सपोज 5 kg। दोनों को पहले मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा था या फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अब मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इस छोटे बीकर में जो पानी है उसका, जो वाटर है उसका। अब वो टेम्परेचर है मेरा, वो बढ़ा के मुझे 31 डिग्री सेल्सियस करना है। इस बड़े बीकर में जो पानी है उसका टेम्परेचर भी सपोज मैं 31 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूँ। दैट मीन्स इन दिस टू केस माई चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो क्या दोनों केस में मुझे जो हीट देनी पड़ रही है वो सेम है ना, दोनों केस में जो हीट देनी पड़ती है हमें वो सेम नहीं है। मीन्स जो हीट है जो मैं दे रहा हूँ मेरे सब्सटेंस को, वो दोनों के लिए डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट है वो ज़्यादा है। जितने टेम्परेचर से जितनी हीट से यहाँ पे पानी उबलेगा उतनी हीट से यहाँ पे पानी नहीं उबलेगा, मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है,
जो हीट मुझे देनी पड़ रही है वो किस पे डिपेंडेड है? वो हीट मास पे भी डिपेंडेड है। तो जो मैं यहाँ पे हीट दे रहा हूँ वो हीट मास ज़्यादा होगा तो हीट जो देनी पड़ रही है वो भी ज़्यादा होगी। अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करूँ, चलो मुझे 30 डिग्री की जगह पे 31 की जगह पे 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर करना है, मीन्स मेरा अब डेल्टा टी जो है वो बड़ा है 2 डिग्री सेल्सियस का, तो मुझे जो हीट देनी पड़ेगी वो भी क्या होगी? और ज़्यादा होगी। मीन्स डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे है स्मॉल एस, वो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वही है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यू कैन से दैट स्मॉल एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बाई मास। मीन्स अगर मैं जो मेरी हीट कैपेसिटी है कैपिटल एस, उसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मास से क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम? देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया है, इसके लिए डेफिनेशन लिखना हमारे लिए इजी हो जाए। अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of mass of 1 kg। कितने मास का? 1 kg का। मीन्स 1 kg का टेम्परेचर राइज करने के लिए, मीन्स 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो 5 kg सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 30 में से 31 मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए वो इजीली फाइंड कर सकता हूँ। 1 के लिए डेल्टा क्यू, तो 5 kg के लिए कितनी? मल्टीप्लाई विथ 5। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे जो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास से क्या हो गई है? इंडिपेंडेंट हो गई है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज independent of the amount of substance, क्योंकि पर केजी के लिए ही मैंने फाइंड कर दिया है, डिवाइड बाय मास कर दिया है, दैट मीन्स पर केजी के लिए ही फाइंड किया है वो। ओके, इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल एस मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में हीट मीन्स उसका यूनिट होगा जूल, डिनोमिनेटर में मास और टेम्परेचर डिफरेंस, देन केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। किस पे डिपेंडेड है? अगर मैंने यहाँ पे पानी रखा है, पानी की जगह पे अगर मैं इतने ही केजी का कोई और मटेरियल ले लूँ तो क्या सेम स्पेसिफिक हीट चाहिए? कहना चाहते हैं कुछ ऐसा। सपोज ये जो 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने पानी रखा था, जिसका टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं वो 31 डिग्री सेल्सियस तक, और जो मास लिया है सपोज वो लिया है 1 kg, और इसकी जगह पे, पानी की जगह पे मैं ऑयल ले रहा हूँ,
जिसको पहले मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, और अब मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के 31 डिग्री सेल्सियस तक करना चाहता हूँ। मास तो मैंने सेम ही लिया है 1 kg का, तो क्या मुझे जो हीट चाहिए वो सेम चाहिए? तो आपका आंसर होगा ना। प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट हो या हीट कैपेसिटी हो, दोनों किस पे डिपेंडेड है? मटेरियल पे डिपेंडेड है, दोनों सब्सटेंस पे डिपेंडेड है। और स्पेसिफिक हीट की अगर बात करने जाओ तो मास के साथ रिलेट नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंडेड है। जैसे यहाँ पे देखा 1 kg पानी है तो उसका आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो जो हीट चाहिए वो, और 5 kg पानी को आपको 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो दोनों डिफरेंट होगी। मीन्स ये मास पे डिपेंडेड हो गई। लेकिन मैं पर केजी फाइंड कर लूँ, पर केजी, तो वो हो गई मेरी स्पेसिफिक हीट जो मास पे डिपेंडेड नहीं है। तो जैसे हमने अभी बात की यहाँ पे, तो स्पेसिफिक हीट है वो किस पे डिपेंडेड है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स कौन सा सब्सटेंस को आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, कौन से सब्सटेंस को आप टेम्परेचर दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, उस पर डिपेंडेड है। एंड इट्स टेम्परेचर मीन्स आप 30 में से 31 करना चाहते हो या 50 में से 51। अगर 50 में से 51 भी करेंगे तो भी वो सेम हीट नहीं होगी, सबके लिए डिफरेंट होती है। मटेरियल पे तो डिपेंड है ही, लेकिन 1 kg वाटर का 30 में से 31 करने के लिए जो हीट चाहिए वो, और इसकी ही 50 में से 51 करने के लिए चाहिए वो हीट भी एग्जैक्ट सेम अमाउंट की नहीं होती। तो यहाँ पर वही बात हम कर रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसा हमने पर केजी स्पेसिफिक हीट फाइंड की, हीट कैपेसिटी फाइंड की, सेम वैसे ही पर मोल अगर हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं तो उसको बोलेंगे हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वही डेफिनेशन, इट इज means molar specific heat capacity is amount of heat required to change the temperature by 1 degree Celsius per मोल ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स 1 मोल जितना मेरे पास सब्सटेंस है तो उसमें मैं जो हीट दे रहा हूँ कि जिसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाए, तो उस हीट को हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला हुआ C इज इक्वल टू 1/μ, वेयर म्यू इज इक्वल टू मोल। मोल के लिए हमने सिंबल यूज किया है, वो म्यू भी कर सकते हैं या फिर स्मॉल n सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा? हीट है, इसके लिए जूल, डिनोमिनेटर में है मोल और ये है टेम्परेचर, मीन्स जूल पर मोल पर केल्विन, ये होगा इसका ऐसा यूनिट। किस पे डिपेंडेड है? क्या है सब्सटेंस कितने अमाउंट का है उस पे डिपेंडेड है? तो ना, क्योंकि पर मोल हमने फाइंड कर ली है, 1 मोल के लिए ही ये डिफाइन होता है। इसके लिए मोलर स्पेसिफिक हीट है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेड नहीं है, मीन्स उसके मोल पे डिपेंडेड नहीं है।
तो किस पे डिपेंडेड है? सेम लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स आप आयन को 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, या फॉर एग्जांपल हम गैस में सपोज करें, तो अगर आप नाइट्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ाना चाहते हो, या फिर 1 मोल ऑक्सीजन है उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, तो वो सब्सटेंस का नेचर हुआ। एंड इट्स टेम्परेचर मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 30 से 31 तक, या 50 से 51 तक, या 100 से 101 तक, कहाँ से कहाँ तक बढ़ाना चाहते हो उस पर भी डिपेंडेड है। एंड द कंडीशन अंडर विच हीट इज सप्लाइड। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में देखा था, मैं इसको हीट तो दे रहा हूँ, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में तो इस गैस को लेके जा रहा हूँ, लेकिन कब उसके प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। मीन्स कैसी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है। मीन्स उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, या फिर उसका प्रेशर है उसको कांस्टेंट रख के उसको हीट दे रहा हूँ, मीन्स उसका टेम्परेचर है मे बी वो बढ़ रहा है, तो उस पर भी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो डिपेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हीट दे रहा हूँ वो एक सॉलिड को दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं सॉलिड को। फॉर सॉलिड अगर मैं मेरी कंडीशन यहाँ पे रख रहा हूँ वो है एक कांस्टेंट प्रेशर पे। फॉर सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे पहले तो मेरा एज पर थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी फ्रॉम प्रीवियस क्लास। बट फॉर सॉलिड, सॉलिड है वो एक ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल है, मीन्स उसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा हम कह सकते हैं, बहुत कम चेंज होगा। मीन्स चेंज इन वॉल्यूम है उसको हम जीरो ले सकते हैं। तो हमें जो यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, बिकॉज डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है। चलो, तो मैं इसको जो हीट दे रहा हूँ पर टाइम, यहाँ पर भी लिख दो पर टाइम, वो कुछ ऐसा मिलेगा हमें, यहाँ पर ही लिख देते हैं, सॉरी पर टेम्परेचर, जो हीट दे रहा हूँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कितना चेंज हो रहा है वो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिड का वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होता। दैट्स वाई जो मुझे हीट देनी पड़ रही है उसका जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, या फिर चेंज इन हीट विथ टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर, एक रिलेशन हमें ऐसा मिल रहा है। हम जब चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम एक थ्योरी पढ़ने वाला है, तब वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी आप ऐसा समझो कि अगर कोई पार्टिकल्स है वो एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर कौन है, मेरा पार्टिकल, एन ऑसिलेटर इन वन डायरेक्शन या फिर वन डायमेंशन हैज एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 2 times 1/2 kBT।
किसी एक डायरेक्शन के लिए 1/2 केबीटी होती है, एक डायरेक्शन के 1/2, दूसरी के लिए 1/2, इस टोटल उसकी एनर्जी हुई वो होगी केबीटी जितनी। अगर यही पार्टिकल है, यही ऑसिलेटर है, वो 3 डायमेंशन में 3D में मोशन करता, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फॉर 3 डायमेंशन, एक के लिए कितनी मिली हमें? केबीटी। देन इन 3 डायमेंशन तो एवरेज एनर्जी इज 3 टाइम्स केबीटी, क्योंकि एक के लिए कितनी है? केबीटी जितनी है। तो टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल कितनी होगी? ये तो एक पार्टिकल की है ना, ये किसकी है? एक पार्टिकल की है या फिर एक ऑसिलेटर की है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ सॉलिड, और किसी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी एक मोल के लिए? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक ऑसिलेटर के लिए वो एनर्जी है, वो है 3 केबीटी। तो एक मोल में ऐसे कितने ऑसिलेटर या फिर कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगेड्रो नंबर जितने, और 3 इंटू टी केबी इंटू एन ए। ब्रैकेट में जो टर्म नजर आता है वो कौन सा है? एक कांस्टेंट, जो आइडियल गैस इक्वेशन में हमने कांस्टेंट यूज किया था, यही कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसको कहते हैं। तो ये मुझे मिला डेल्टा यू। अगर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी लिखने जाए तो हमें वो क्या मिलेगा? सिर्फ हमें मिलेगा 3R, वो हमें मिलेगा 3R। कैसे? इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ऐसा नहीं किया मैंने, ये मेरी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी। मैथमेटिकली समझना है तो ऐसे समझ सकते हो, U1 इज इक्वल टू 3RT1 एंड U2 इज इक्वल टू 3RT2। पहले मैं T1 टेम्परेचर पे था तब इंटरनल एनर्जी, और T2 टेम्परेचर पे हूँ तब इंटरनल एनर्जी। देन U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 3R कॉमन, T2 माइनस T1, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू 3R डेल्टा T। तो देखो ये R तो मेरा कांस्टेंट है, वो उसमें चेंज नहीं होगा, वो तो एक गैस कांस्टेंट है। दैट मीन्स डेल्टा U बाई डेल्टा T इज इक्वल टू हमें क्या मिला? 3R मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर सॉलिड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, फॉर्मूला था मेरा 1/μ डेल्टा Q बाई डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मोल लिया है वो है 1। कितने मोल के लिए हम बात कर रहे हैं? 1 मोल के लिए। तो μ इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ मैं, एंड डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू हमें क्या मिला? डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू हमें मिला डेल्टा U बाई डेल्टा T, और डेल्टा Q बाई वैल्यू पुट कर दी, इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा U बाई डेल्टा T। क्यों? क्योंकि डेल्टा Q बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T, ऐसा है यहाँ पे। और इसके इक्वल टू में क्या मिल रहा है? देखो 3R। इसका मीनिंग हुआ फॉर सॉलिड अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं तो उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऑलमोस्ट वर्ड इसके लिए क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू हमने 0 ले ली है। ओके, तो वो एक कांस्टेंट रहेगी और वो गैस कांस्टेंट से 3 टाइम्स लार्जर वैल्यू होती है। तो ये था एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।